वेलकम टू द केडी क्रिएटिव पॉइंट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पे सेलेक्ट कर ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। केडी क्रिएटिव पॉइंट कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो। मैंने इस क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चन लाया हूं जो आप जानते भी होंगे और आपको आता भी होगा, लेकिन जिस प्रकार से आप अपने हर एग्ज़ाम में कंफ्यूज होते होंगे, मेरी क्लास को देखने के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर समानतः बनाया जाता है सिलिकॉन स्टील से, कार्बन स्टील से, रेडियम स्टील से या लिथियम स्टील से। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए, सिलिकॉन स्टील से। सिलिकॉन स्टील के बारे में मैं कुछ जानकारी आपको बता दूं। सिलिकॉन स्टील को इलेक्ट्रिकल स्टील भी कहा जाता है। इसका उपयोग ट्रांसफार्मर, कॉन्ट्रैक्टर आदि विद्युत युक्तियों के निर्माण के लिए बहुत उपयुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। डीसी जनरेटर की फील्ड कॉइल सामान्यतः बनी होती है स्टील की, तांबा की, रेडियम की या कार्बन की। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा तांबा की। बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं तांबा से संबंधित कुछ जानकारी आपको बता दूं कि तांबा का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 29 होता है और इसको Cu से डिनोट करते हैं। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है तांबा का, तो 29। और मैं आपको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ जानकारी बता दूं। तांबे के बर्तन में पानी पीने से लीवर और किडनी के स्वस्थ रखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? पहला परमाणु जो बम गिराया गया था वो 6 अगस्त 1945 को गिराया था और उस बम का नाम था लिटिल बॉय। और कौन सा गिराया गया था? यूरेनियम 222, यूरेनियम 225, यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 235। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सी, यूरेनियम 235। अब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, जो जिस तरह से मैं बोल रहा था कि आप लोग कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में, उसी तरह का आपको सवाल नेक्स्ट देखने के लिए मिलेगा। अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर कौन सा बम गिराया था? प्लूटोनियम 235, प्लूटोनियम 237, प्लूटोनियम 238, प्लूटोनियम 239। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी, प्लूटोनियम 239। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आग से लोहे के छड़ का गर्म होना क्या कहलाता है? ऊष्मा का उपचयन, ऊष्मा का अपचयन, ऊष्मा का अवशोषण या ऊष्मा का संचरण। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऊष्मा का संचरण, यानी डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आग से पानी को गर्म करना क्या कहलाता है? देख रहे हैं ना किस प्रकार का सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको केडी क्रिएटिव पॉइंट प्रोवाइड कर रहा है। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या होता है। ऊष्मा का संवहन, ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा का उपचयन या ऊष्मा का अपचयन। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऊष्मा का संवहन, यानी ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं।
पौधे किससे संबंधित है? फौना से, फ्लोरा से, या फ्लोरा एवं फौना से, या लाइपेज से? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा फ्लोरा से, यानी बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं फ्लोरा से संबंधित कुछ जानकारी बता दूं कि ये फ्लोरा किस तरह से नाम पड़ा। प्राचीन रोमन धर्म की एक देवियों में से एक थी ये फ्लोरा, जो पेड़ पौधे और फूलों की देवी कही जाती थी। उसी के नाम पर ये फ्लोरा नाम पड़ा, जो रोमन धर्म की एक देवी थी। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि अक्सर आप लोग सिमिलर टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं और अपना जवाब गलत कर बैठते हैं। अगर क्या कहते हैं, इस तरह का सवाल आपको किसी वीडियो या कहीं लिखा हुआ मिले तो आप उसको कॉपी में राइट डाउन कर लें, ताकि आप लंबे समय तक इसे याद कर रहे। हो सके तो आप मेरे वीडियो को बार बार देखें, ताकि आपको लंबे समय तक ये याद हो जाए। जंतु किससे संबंधित है? फ्लोरा से, फौना से, एंटी फ्लोरा से, या वसामय फ्लोरा से? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी, फौना से। देखें ना, उसमें फ्लोरा हुआ था, इसमें फौना हुआ। इसी तरह से आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं। प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, वो क्या चीज़ है जो प्रोटीन को पचाता है? लाइपेज, ट्रिप्सन, इमाइलेज, या ट्रिप्सन? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ट्रिप्सन, यानी डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। प्रोटीन को पचाने में क्या मदद करता है? ट्रिप्सन मदद करता है। ट्रिप्सन क्या है? प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े को विभाजित कर देता है ट्रिप्सन, और उसको पचाने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। उसमें प्रोटीन के बारे में पूछा गया था 9 नंबर के क्वेश्चन में, और 10 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्टार्च को पचाने में मदद करता है, वो क्या चीज़ है? इमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, या ड्रिप्सिन? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा इमाइलेज, यानी ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। वसा को पचाने में मदद करता है। प्रोटीन को, वसा को देख रहे हैं ना, किस प्रकार से आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से केडी क्रिएटिव पॉइंट आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और मेरे प्लेलिस्ट में इसी तरह का आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन भरा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या होता है। रिप्सन, ड्रिप्सन, लाइपेज, या ट्रिप्सन? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा लाइपेज, यानी सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल में देखते हैं क्या आपको क्वेश्चन मिलता है। शरीर के तापमान को कौन सी ग्रंथि बराबर रखती है? इसमें क्या पूछा जा रहा है? शरीर के तापमान को कौन सी ग्रंथि जो है बराबर रखती है? आरबीसी, लाल ग्रंथि, पीली ग्रंथि, या श्वेत ग्रंथि? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा श्वेत ग्रंथि, डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि श्वेत ग्रंथि का जीवन काल कितना होता है, 2 से 5 दिन इसका जीवन WBC का जीवन काल होता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी होती है उपकला उत्तक, वसामय उत्तक, संयोजी उत्तक, या तंत्रिका उत्तक? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा वसामय उत्तक, बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। देख रहे हैं ना किस प्रकार से आप लोग को कंफ्यूजन किया जा रहा है।
आपको इस तरह का क्वेश्चन किसी चैनल पे, यूट्यूब के चैनल पे नहीं देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ केडी क्रिएटिव पॉइंट आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड करता है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। केंद्रक का विभाजन क्या कहलाती है? यूकेरियोटिक, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस या माइटोसिस? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कैरियोकाइनेसिस, यानी बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है 15 नंबर के क्वेश्चन में कोशिका द्रव का विभाजन क्या कहलाता है? साइटोकाइनेसिस, माइटोसिस, यूकेरियोटिक या कैरियोकाइनेसिस? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए, साइटोकाइनेसिस। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। किसी पौधे को जल्दी बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो क्या चीज़ है जो पौधे को जल्दी बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है? एसिटिक अम्ल, ऑक्सेजेलिक अम्ल, इंडोल एसिटिक अम्ल या सैट्रिक अम्ल? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सी, इंडोल एसिटिक अम्ल का प्रयोग कर पौधे को जल्दी बढ़ाया जाता है। इसी का प्रयोग करके पौधे को जल्दी बढ़ाया जाता है और जल्द से जल्द वो फल देने लायक हो जाते हैं। अब देखिए सिमिलर टाइप का क्वेश्चन फिर आपको देखने के लिए मिलेगा। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जितने भी आपको क्वेश्चन साइंस पेपर के, आर्ट्स पेपर के देखने के लिए मिलेगा, सारा सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। किसी फल को जल्दी बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है पेंटोइक अम्ल, जिबरेलिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल या सैट्रिक अम्ल? इसका सही जवाब होगा बी, जिबरेलिक अम्ल। जिबरेलिक अम्ल का प्रयोग कर फल को जल्दी बढ़ाया जाता है। जिस तरह से आप लोग देखते हैं कि कद्दू में या क्या कहते हैं, बहुत सारे ऐसे फल हैं जो क्या कहते हैं जल्दी नहीं बढ़ता, उसको बढ़ाने के लिए कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? जिबरेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जिससे फल जल्दी बढ़ जाता है। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वो क्या कहलाएगा? देखते हैं इसका जवाब क्या होता है। सशक्त एसिड और कमज़ोर बेस, सशक्त बेस और कमज़ोर एसिड, एसिड एवं बेस दोनों सशक्त, एसिड एवं बेस दोनों कमज़ोर? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सशक्त एसिड और कमज़ोर बेस। बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। सॉरी, मैं गलत बताया आपको। इसका जवाब ए होगा। सशक्त एसिड और कमज़ोर बेस इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन एवं गुणित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था? जॉन मैकाले ने, जॉन डाल्टन ने, एल्बर्ट आइंस्टीन ने या जॉन मार्शल ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी, जॉन डाल्टन ने इसका प्रतिपादित किया था। जॉन डाल्टन जो थे एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। उनका जन्म हुआ था 6 सितंबर, मैं बता दूं आप लोग को, 6 सितंबर 1766 में। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। उनका जन्म कब हुआ था? जॉन डाल्टन का 6 सितंबर 1766 ईस्वी को। उसे एक और नाम से मशहूर है, वो परमाणु सिद्धांत के नाम से जॉन डाल्टन बहुत ही मशहूर है।
चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे लाइक करें। सापेक्षता के सिद्धांत का एवं प्रकाश विद्युत प्रवाह का व्याख्या किस वैज्ञानिक ने किया था? एल्बर्ट आइंस्टीन ने, जॉन मार्शल ने, जॉन मैकाले ने या एल्बर्ट एलिस ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए। एल्बर्ट आइंस्टीन एक अच्छे वैज्ञानिक थे। मैं इसके बारे में बता दूं, सापेक्षता का सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के लिए जाने जाते हैं। ये उनका जन्म जो हुआ था, मैं लिख दूं आपको, 14 मार्च 1879 में हुआ था। आपसे एग्ज़ाम में ये भी बन सकता है कि इनका जन्म जो हुआ था किस देश में हुआ था, तो जर्मनी देश में हुआ था। एग्ज़ाम में बनने के लिए कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन सिर्फ केडी क्रिएटिव पॉइंट पे आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।